नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। खरीफ की फसल के लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए और क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे कि अच्छी फसल प्राप्त की जाए, ऐसी ही कुछ जानकारियां सजो कर लाए हैं हम अपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक एक प्याज खरीदा जाएगा। 16,000 क्विंटल प्याज की खरीदी। बीज खरीदते समय आवश्यक सावधानी। जैविक फफूंदनाशकों से बीजोपचार और किसानों ने मूंग उत्पादन में रचा इतिहास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से एक एक प्याज खरीदा जाएगा, चाहे वह किसी भी साइज का हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के आग्रह पर प्याज तुलाई केंद्र पर वर्तमान में 20-20 किलोग्राम प्याज तौलने के बजाय पूरी ट्रॉली तौलने का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्याज किसी भी जिले का हो खरीदा जाएगा। किसानों को वापस नहीं भेजें। खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 16,000 क्विंटल प्याज की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में 4 जून से 39 जिले के 71 केंद्र पर समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की जा रही है। प्याज खरीदी के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। किसानों से 6 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज की खरीदी की जा रही है। खरीदे गए प्याज के बदले में किसानों के खाते में राशि जमा करवाई जा रही है। प्रदेश में 30 जून तक समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की जाएगी। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आदान है उन्नत बीज। जितना अच्छा बीज बोएंगे उत्पादन उतना ही अच्छा पाएंगे। इसलिए बीज खरीदने से पहले कुछ प्रमुख आवश्यक बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने क्षेत्र, भूमि, सिंचाई के साधन आदि का ध्यान रखते हुए फसल या नई किस्म खरीदें। बीज की बोरी का टैग प्रजनक बीज हेतु सुनहरा पीला, आधार बीज हेतु सफेद, प्रमाणित बीज हेतु नीला व लेबल विधिवत सिले हुए हों एवं बैग मोहर बंद हो। बीज की बोरियां कटी फटी ना हो। बीज उत्पादन हेतु एक ही लॉट का बीज खरीदें। टैग में अंकित बीज की वैधता दिनांक एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बीज प्रदायकर्ता से बिल अवश्य प्राप्त करें। जैविक फफूंदनाशकों द्वारा बीजोपचार बीमारियों के नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। किसान भाई 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दर मात्रा लेकर बीजोपचार कर सकते हैं। जैविक फफूंदनाशकों के साथ कार्बेंजिन नामक रासायनिक फफूंदनाशक दवाओं को मिलाकर प्रयोग काफ़ी असरकारक रहा है। 2 ग्राम कार्बेंजिन के साथ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दर से प्रयोग कर सकते हैं। नरसिंहपुर जिले के इस वर्ष जहां अरहर मसूर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, वहीं महज 70 दिनों में तैयार होने वाली जायद मूंग ने भी उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार रकबा तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1.5 गुना बढ़ी है। किसान गेहूं, चना, मसूर की फसल काटने के बाद उसी खेत में मूंग की फसल ले रहे हैं। बताया गया है कि भरपूर बिजली मिलने के कारण ट्यूबवेल से सिंचाई संभव हो रही है। कृषि विभाग के अनुसार पिछले 4 साल से जहां एक और सोयाबीन का रकबा घट रहा है, वहीं मूंग का रकबा लगातार बढ़ रहा है। किसान सोयाबीन नुकसान की भरपाई मूंग, मसूर की फसल से कर रहे हैं। अभी तक करीब 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग का उत्पादन होता रहा है, जो इस बार बढ़कर प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल तक उत्पादन पहुंच गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आष्टा में न्यूनतम 1360, वही अधिकतम भी 1360 रुपये। बुरहानपुर में न्यूनतम 1525 रुपये, वही अधिकतम 1550 रुपये। खरगोन में न्यूनतम 1475 रुपये, वही अधिकतम 1959 रुपये। नीमच में न्यूनतम 1501 रुपये, वही अधिकतम 1701 रुपये। आइए अब नज़र डालते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव पर। उदयपुरा में न्यूनतम 1580 रुपये, वही अधिकतम 1680 रुपये। श्यामपुर में न्यूनतम 1600 रुपये, वही अधिकतम 1670 रुपये। शाजापुर में न्यूनतम 1776 रुपये, वही अधिकतम 1871 रुपये। इटारसी में न्यूनतम 1500 रुपये, वही अधिकतम 1737 रुपये। आइए अब नज़र डालते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव पर।
गुना में न्यूनतम 3,290 रुपये, वही अधिकतम 4,120 रुपये। सतना में न्यूनतम 2,850 रुपये, वही अधिकतम 3,301 रुपये। आगर में न्यूनतम 3,150 रुपये, वही अधिकतम 4,100 रुपये। जबलपुर में न्यूनतम 3,300 रुपये, वही अधिकतम भी 3,300 रुपये। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, हमारे खेतों की मिट्टी में 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति तो बनाए रखते ही हैं, साथ ही पौधे की बढ़वार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पोषक तत्व जो कि कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन आदि होते हैं, जिनकी कमी या अधिकता से हमारा पौधा बहुत ही प्रभावित होता है। भूमि में इन पोषक तत्वों की क्या महत्व है, यही आज आपको समझा रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं संदीप टोडवाल। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, ये जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनका हमारी फसलों में अधिक महत्व है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जैसे नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता फसलों को रहती है। सूक्ष्म की मात्रा मतलब बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता है, लेकिन इनका उपयोग अनिवार्य रूप से फसल करती है। कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा भरपूर मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तो किया गया, लेकिन वहाँ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी अगर फसल में दिखती है तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा संतुलित मात्रा में भी अगर उर्वरकों की पूर्ति की गई है तो उसका उपयोग फसल नहीं कर पाती, जिसका सीधा परिणाम हमारे उपज में कमी आती है। कई प्रकार के लक्षण हमारी फसलों में देखने को मिलते हैं। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग न करने से हमें कई प्रकार का नुकसान भी देखने को मिलता है कि सीधा इसका आर्थिक स्तर पर भी देखा जाए उत्पादन कम होता है तो सीधा किसान को नुकसान होता है। जबकि इनके ऊपर खर्च की हम बात करें, बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग होना है, कम मात्रा में इस पर खर्चा आना है, जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, जहाँ हम इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं, इसमें लोहा की बात करें तो लोहा तत्व की में सीधा इसका परिणाम रहता है, जिस फसल में लोहे तत्व की कमी रहती है, पत्तियां जो नई पत्तियां निकलती है उसमें शिराएं तो हरी रहती है और जो पत्तियां हैं वो बीच में से पीलापन लिए होने लग जाती है।
जस्ते की हम बात करते हैं, जस्ते की कमी के लक्षण स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तो खासतौर पे जहाँ किसान भाई धान लगा रहे हैं, धान में खेर रोग के रूप में दिखता है। गेहूँ जहाँ हम लगा रहे हैं किसान भाई, तो गेहूँ में भी जस्ते की कमी के लक्षण किसान भाई अपने खेत में 20 से 25 रोज की अवस्था में देख सकते हैं। जस्ते की कमी के लक्षण के कारण सीधी एक बात होती है कि जहाँ फसल में थोड़ा पीलापन आता है, फसल आप किसान द्वारा भरपूर मात्रा में भी यदि यूरिया का उपयोग किया जाता है तो जस्ता सीधा उस नाइट्रोजन के उपयोग को प्रभावित करता है, जिसका परिणाम ये होगा हमने तो नाइट्रोजन डाला लेकिन उसका उपयोग पौधा ढंग से नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार हम बात करें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरान की बात आती है। बोरान की कमी के लक्षण भी स्पष्ट दिखते हैं। जहाँ किसान भाई टमाटर लगा रहे हैं, उसके अंदर टमाटर का फटना है, नींबू की फसल में नींबू का फटना है, या हम अपने खेतों में गन्ना लगाते हैं उसमें भी बोरान की कमी से स्पष्ट दिखते हैं लक्षण। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो हमारी फसलों में कई प्रकार की लक्षण दिखते हैं, उसमें एक और चीज़ है कि देखिए जहाँ किसान भाई अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर रहे हैं, हम अपना खेत का जो मृदा का नमूना जांच होकर जो स्वास्थ्य कार्ड मिल रहा है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को मुख्य रूप से रखा गया है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से उसमें तालिका दी गई कि जो कितना हमारी मान होना चाहिए ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्व का, यदि उससे निम्न स्तर है तो हमें क्या क्या प्रबंधन उसमें करना है। जहाँ पे हम लोहा तत्व की बात करते हैं, लोहा तत्व में यदि 5 ppm से अधिक कम मात्रा में लोहा उसकी मात्रा आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे खेत में फसल के ऊपर इसका सीधा परिणाम देखने को मिलता है। किसान भाई लोहा तत्व की प्रबंधन के लिए अपने खेत में फेरस सल्फेट का उपयोग जो है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं। जिंक की कमी की बात करते हैं, 0.6 से यदि कम मात्रा में आता है परिणाम तो इसका मतलब है जस्ते की कमी हमारी ज़मीन में है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी फसलों पे देखने को मिलता है। जस्ते की कमी की स्थिति में किसान भाई अपने खेत में 25 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट है उसका उपयोग प्रति हेक्टेयर के मान से अपने खेत में करें। जहाँ खासतौर पर किसान भाई गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, वहाँ तो जस्ते का उपयोग साल में एक बार करना ही है। किसान भाई अपने खेत में अगर देखते हैं कि बोरान की कमी की बात आती है, उसमें 0.45 से अगर कम मात्रा में बोरान आता है तो बोरान की कमी के मिट्टी में लक्षण है, जिसका हम अगर उपचार के लिए बात करते हैं तो हमें 10 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग अपने खेत में करना है। इसमें जहां हम बात करते हैं कापर की, मैग्नीज की, इनमें अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कापर मैग्नीज की स्थिति रहती है। लेकिन यदि इसमें भी अगर कमी आती है किसी स्थान पे तो कापर के लिए कापर सल्फेट जो है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से, और मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करने की सिफारिश है। ये जो सीधी सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग हम अपने खेतों में करेंगे, ये ज़मीन के ऊपर सीधा जा रहा है, लेकिन खड़ी फसल में किसान भाई अपने खेत में पर्णी छिटकाव के माध्यम से भी इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए आपके खेत में यदि आपने गेहूँ लगाया, धान लगाया, जस्ते की कमी के लक्षण दिखते हैं, ऐसी स्थिति में 0.5% जिंक सल्फेट का घोल बनाकर उस पर पर्णी छिटकाव के माध्यम से हम जस्ते की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करते हैं तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल अपने को करना है छिटकाव। और यदि हम अपने खेत में टमाटर लगाया, गन्ना लगाया, दूसरी और फसल लगाई जहां हमें बोरान की कमी के लक्षण मिलते हैं तो 1% का हम बोरान का बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाकर उसका भी छिटकाव पर्णी छिटकाव के माध्यम से उस बोरेक्स की बोरान तत्व की भी पूर्ति कर सकते हैं। देखिए जहां हम बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व इनका प्रबंधन आज जिस प्रकार से खाद्यान्न की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखा जाए तो मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ हमें आवश्यक हो गया है कि हम सूक्ष्म पोषक तत्व का भी प्रबंधन अपने फसलों में करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो,
या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे पूरे देश में अरहर उत्पादन की विभिन्न तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके। धारवाड़ क्षेत्र में भी एक ऐसी पद्धति का उत्पादन किया गया है। ये क्या तकनीक है और अरहर को धारवाड़ पद्धति से कैसे पैदा किया जा सकता है, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं रमाशंकर जाट। पिछले 2-3 सालों में जो हमारे यहाँ किसान भाइयों के यहाँ सोयाबीन की फसल निरंतर ख़राब हो रही है, उसको देखते हुए और जो दलहन के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं, उसकी परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष हम यहाँ पर अरहर की खेती धारवाड़ पद्धति से कराने जा रहे हैं। इस पद्धति में सामान्यतः हमारे यहाँ सीहोर ज़िले में किसान वर्षा प्रारंभ होने के बाद में अरहर लाल तुअर की बुआई करते थे और सामान्य प्रक्रिया से वो अपने अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, जनवरी में जो वैरायटी की अवधि होती थी उसके हिसाब से वो फसल की कटाई किया करते थे। लेकिन धारवाड़ पद्धति में नर्सरी में वर्षा के 1 माह पूर्व नर्सरी में इसकी रोपाई होती है। इसमें जो है वो प्लास्टिक की नर्सरी का अपन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का। उनका साइज़ सामान्यतः 5x5 और 4x6 का रखा जाता है। 1 एकड़ के लिए करीबन 3000 पॉलीथीन लगती है, जो 8 या 9 केजी पॉलीथीन खरीदने पर 3000 संख्या हो जाती है। और इस पद्धति में हमें बीज की मात्रा 1 किलो की आवश्यकता लगती है। जो हम इस वर्ष सीहोर ज़िले में करीबन हम 4 वैरायटियों की खेती करा रहे हैं, जिसमें हमारी TT 401, TJT 501, राजीव लोचन और JKM 189। ये चारों वैरायटियों की अवधि अलग अलग है। TT 401 और TJT 501 जो है वो 150-160 दिन की वैरायटी है। JKM 189 और राजीव लोचन जो है वो 190 दिन से 200 दिन की वैरायटी है। दोनों तरह की वैरायटियों की उत्पादकता में अंतर है। सामान्यतः हम जो बारिश के करीबन 1 माह पूर्व हम इसको नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी में जो हम मिट्टी और गोबर खाद भरते हैं उसका अनुपात 60 और 40 के रेशो में रखते हैं कि 60 भाग जो है वो मिट्टी हो और 40 भाग जो है वो हमारा सड़ा हुआ वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद हो। दोनों को हम मिलाकर पॉलीथीन भर लेते हैं। पॉलीथीन भरने के बाद में उसमें अरहर का हर एक पॉलीथीन में 1-1 अरहर का दाना डालते हैं और दाना डालने के बाद में इसको छायादार स्थान, चाहे पेड़ की छाया में रख सकते हैं या टीन सेट के नीचे रख सकते हैं या जो शेड है उसके पास हम इसको करके तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में जैसे ही हमारी बारिश प्रारंभ हो जाती है, इसके बाद में हम किसान जो भी उनकी फसलें हैं, वो सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, मक्का है, पहले वो इनकी बुआई कर ले। इनकी बुआई करने के बाद में फिर जो है वो लाल तुअर की बुआई करें। अब इसको खेत में हम वैरायटी के हिसाब से लगाते हैं। अगर हम TT 401 और 501 की खेती कर रहे हैं तो इसको हम खेत में लाइन टू लाइन 5 फीट पर और एक लाइन में पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हम 3 फीट रखते हैं। इसको हम सामान्यतः कहते हैं 5x3 पर हम इसकी रोपाई करते हैं। यदि यही वैरायटी हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में जा रहे हैं, JKM 189 और राजीव लोचन है, तो फिर हम उसको 6x3 से किसान 8x3 तक लगा सकता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हम 6x3 पे लगा रहे हैं। इससे हमें पैदावार जो है बड़ी अच्छी होगी और इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में हमको आसानी होगी। अब जिस तरह का हमारा पहले हम खेत की तैयारी कर लेंगे। खेत की तैयारी करने के बाद में जैसे ही हमारे यहाँ बारिश आती है, हम इन पौधों को खेत पर शिफ्ट करने के बाद में लाइन से लाइन 6x6 फीट और 5 फीट के अंतर पर हम पौधों को रखेंगे और एक लाइन में 3 फीट के अंतर पर इन पौधों को प्लांटेशन कर देंगे। इसमें सबसे अच्छी विशेषता ये है कि सामान्यतः जब हम बारिश में सामान्य पद्धति से अरहर की बुआई करते थे तो बारिश होने के कारण उस पौधे की बढ़वार नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसमें हमारी नर्सरी जब 1 माह पहले तैयार होती है तो पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और खेत में जाने के बाद में वो वहाँ से निरंतर वृद्धि करता है। अब तुलनात्मक अगर अपन देखें तो सामान्य पद्धति में जो है वो हमारे यहाँ ज़िले में करीबन 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ अरहर की पैदावार हुआ करती थी। लेकिन अरहर धारवाड़ पद्धति से जो हमारे पिछले वर्ष के अनुभव हैं वो औसतन 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ की उत्पादन हमको यहाँ प्राप्त हुआ है। तो हमारा सारे किसान भाइयों से अनुरोध है, अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी को लगाए और इसको सही तरीके से लगाए। इसमें आपको न तो खरपतवार की ज़्यादा समस्या आएगी क्योंकि लाइन से लाइन डिस्टेंस आपका पर्याप्त है,
पौधे से पौधा डिस्टेंस पर्याप्त है तो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वो बड़े आसानी से और ठीक तरीके से किया जा सकता है। इसमें मेन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है हमारा पोषक तत्व प्रबंधन। तो प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारे किसान भाई है वो 1 बोरी DAP का इस्तेमाल करें, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करें और 20 से 25 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रत्येक किसान भाई जो है वो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। अब इसमें ज़्यादातर जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाते हैं तो कीड़ों की समस्या कम आती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार के कीट की समस्या आए तो अपने निकटस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। कृषि विभाग के कार्यालय में भी चर्चा करें, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्यतः हम इसमें ट्राइजोफास और प्रोफेनोफास करके दवाएँ आती है जिनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अधिकांशतः जो अरहर में है वो पोट बरर की समस्या आती है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में DD किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अब आप अपने सुझाव हमें इंटरनेट के माध्यम से भी दे सकते हैं। उसके लिए लॉग इन कीजिए कार्यक्रम कृषि दर्शन मध्य प्रदेश @gmail.com। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।